Hello and welcome back dear students. A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और ये वीडियो है क्लास 11th कॉमर्स के लिए. ठीक है, तो क्लास 11th कॉमर्स का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हम पढ़े थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का हिस्ट्री वाला पार्ट एंड दैट टू उसमें हमने डिस्कस क्या किया था. आई होप आप सबको याद है जो लास्ट क्लास किए हैं. उसमें हमने हुंडी के बारे में डिस्कस किया था, HUNDI. ठीक है, हुंडी के बारे में डिस्कस किया था और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल रिमेंबर्ड. इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया था. 4th पॉइंट में इंडिजीनियस बैंकिंग. कुछ याद आया? नहीं भी याद आया तो मैं अभी बुक से दिखा दूंगा एक बार. हुंडी के टाइप्स पढ़े थे, इंडिजिनियस बैंकिंग के बारे में पढ़ा था हमने. देखो क्या है वो इंडिजिनियस बैंकिंग. ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं हुंडी के बारे में बताया था आपको, 4 टाइप के हुंडी होते हैं. 1 2 3 4. पहला है धनी जोक, दूसरा है सहज जोक, तीसरा है फिरमान जोक, 4th वन इज जोखमी. तो ये हुंडी के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. आफ्टर दैट वी रेड इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि जो विलेजेस एरिया में जो रिच पर्सन होते थे, वेल्दी पर्सन, उनसे लोग पहले बिजनेस करने के लिए पैसे उधार में लिया करते थे. जस्ट लाइक आज के ज़माने में हम बैंक से लेते हैं लोन. उस वक्त तो बैंक उतना होता नहीं था, तो जो पहले के जो बिजनेसमैन होते थे, जो लोग होते थे, वो उनसे उधार में लिया करते थे. आफ्टर गिविंग देयर प्रीसियस मेटल, उनके पास जो प्रीसियस मेटल होता था जस्ट लाइक सिल्वर, गोल्ड, वो सबको मॉर्गेज रख के, गिरवी रख के बैंकर से लोन लेते थे. और बैंकर कौन होते थे? जो वेल्दी पर्सन होते थे, जिनको कि हम क्या बोलते थे? सेठ बोलते थे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेठ. ठीक है, सेठ बोलते थे. ठीक है, उसके बाद और वो लेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे पहले के ज़माने में, जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम होता था उसमें. ठीक है, यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे. क्लियर है? अब उसके बाद हल्का सा मैंने ये 5th नंबर पॉइंट भी बताया था, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो हैव टू जनरेट सरप्लस सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट. मतलब एज यू ऑल नो, इंडिया में विलेजेस वगैरह में जो बिज़नेस होता है वो बेसिकली एग्रीकल्चर होता है और एनिमल से रिलेटेड बिज़नेस होता है. ठीक है, और अपने नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 1 जो अभी पढ़ रहे हैं, उसमें मैं बताया था कि बिज़नेस जैसे कुछ इंडस्ट्री होती है जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है. एनिमल से रिलेटेड उसमें प्रोडक्शन होता है और एनिमल से रिलेटेड जो आउटपुट होता है उसको हम यूज़ करते हैं. उस आई होप कि आप किसी को याद हो, तो अगर याद है तो उस इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जिसमें कि एनिमल और प्लांट और बर्ड्स वगैरह को रखते हैं. यस, कुछ को याद है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री बोल रहे हैं. ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट बनता है ये चीज़. तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री. तो जेनेटिक इंडस्ट्री में एनिमल और प्लांट्स के बारे में हम एनिमल और प्लांट से कैसे हम बिज़नेस करते हैं, कैसे हम इनकम कमाते हैं, वो चीज़ हम सीखे थे. अब कुछ बच्चे जो डायरेक्ट ये वीडियो में आ गए हैं, आई रिक्वेस्ट देम ऑल टू first watch the past videos, then come to this video. Okay, let's move forward. So 5th point is agriculture and domestication of animals also help to generate surplus saving for investment. मतलब एग्रीकल्चर से और एनिमल लोगों को पालने से वो सेविंग्स वगैरह उनका जनरेट हो जाता था, इनकम जनरेट हो जाता था. हाउ कम? एग्रीकल्चर मतलब कोई भी प्लांट वगैरह से रिलेटेड बिजनेस करना, जैसे वीट, राइस वगैरह हो गया, वो एग्रीकल्चर हो गया आपका. एंड सेकंड वन इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. में क्या आएगा? काओ, हैंड, शिप आएंगे. ठीक है, बुफेलो आएंगे. तो वो सारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आएंगे.
गोट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से वेरियस आउटपुट मिलता था और उसी को यूज़ करके लोग बिज़नेस किया करते थे। तो ये हो गया पिछले टाइम का। अब इसमें कंटिन्यू में आगे क्या लिखा है देखिए। देखो, हाँ हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वो फोर्थ पॉइंट था, सॉरी फिफ्थ पॉइंट था। देख एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए फोर्थ पॉइंट के अंदर अपन ये वाला पढ़े थे। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये 3 पढ़े थे, ये बैंक के बारे में था, इंडिजिनस बैंकिंग। फिर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, ये फिफ्थ पॉइंट है। ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ये फिफ्थ पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो ये वाला है, ठीक है। Due to favorable climatic condition, people of India were able to raise 2 or 3 crops in a year. फिर उसके मतलब अब ऐसे साल में आज के दिन में भी वही होता है, 2 सीज़न होता है, खरीफ एंड रबी सीज़न। वो तो आप पहले से ही जानते हैं। ये एक तो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है जो चैप्टर 1 में दिया है। कुछ हिस्ट्री समझ लीजिए या जनरल नॉलेज समझ लीजिए, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके चैप्टर का पार्ट है। पहले ये पार्ट नहीं था, लास्ट ईयर से ही चेंजेस आया और ये पार्ट आपके में आ गया। बहुत ऐसे मतलब नॉर्मल सा चीज़ है, जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा आप हल्का फुल्का पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगा, ठीक है। ड्यू टू favorable climatic condition, people of India were able to raise 2 or 3 crops in a year. तो इसमें जैसे साल में 2-3 क्रॉप लोगों उगाने लग गए, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन उनको मिला तो वो लोगों साल में 2-3 टाइप का क्रॉप उगाने लग गए, ठीक है। In addition to agriculture, by resorting to weaving, dyeing fabrics, making clay pots, sculpting, cottage industry, masonry manufacturing, transport, they were able to generate surplus for investment. देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पहले के टाइम में बिज़नेस कैसे होता था और बिज़नेस में वो लोग पैसा कैसे कमाते थे। तो पहले हम पढ़े कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन से कमाते थे। सेकंड हम पढ़े कि एग्रीकल्चर में भी वो लोग साल में 2 टाइप का एग्रीकल्चर कर ले रहे थे, दो सीज़न का एग्रीकल्चर कर ले रहे थे, जैसे कि आज के टाइम में भी होता है। थर्ड, इन दिस पॉइंट वी वर रीडिंग इज द एडिशन, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर वो लोग क्या कर रहे थे। वीविंग, वीविंग मतलब कपड़े बनाना, ठीक है, वीवर जिसको बोलते हैं। डाइंग फैब्रिक, डाइंग मतलब उसको कलर करना। रंगरेज बोलते हैं ना, रंगरेज जो रंग करते हैं कपड़ों में, वो होता था। मेकिंग क्ले पॉट्स, क्ले पॉट्स मतलब वो जो चीना मिट्टी के होते हैं। क्ले पॉट्स मतलब क्ले के पॉट्स, क्ले के बर्तन, ठीक है। क्ले अभी भी आता है, वो बच्चे लोग खेलते हैं टॉयज़ वगैरह, ठीक है। मेकिंग क्ले पॉट्स उसी को बोलते हैं। स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग मतलब स्कल्पचर्स होते हैं ना, जो कि कोई पत्थर में पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार को स्कल्पचरर बोलते हैं, स्कल्पचरर, ठीक है। तो स्कल्पटिंग मतलब मूर्ति बनाने वाला काम। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री आपका कोई भी छोटा इंडस्ट्री हो सकता है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका छोटे क्लॉथ मिल भी हो सकते हैं और फर्नीचर की इंडस्ट्री भी हो सकते हैं छोटे। मैसनरी मैन्युफैक्चरिंग, मैसनरी मतलब ये जो घर बनाने का काम, ठीक है। ईंटा पत्थर बालू से जो घर बनाते हैं उसको मैसनरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सिविल का काम होता है उसको मैसनरी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस में होता था, कार्ट, बोट्स एक्सेट्रा। कार्ट्स मतलब कोई भी बैलगाड़ी टाइप का हो, ठीक है, जो कि एनिमल से चले। बोट्स जो पानी में चलता है, नॉर्मल सा छोटा छोटा बोट्स। दे वेर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो और इस तरीके से वो लोग अपना सरप्लस कमाते थे और अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे, ठीक है। अब 6 पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप। फिर धीरे धीरे फैक्ट्री बनने लग गया, कारखानाज एंड वर्कशॉप मीन्स फैक्ट्री बनना शुरू हुआ।
हियर स्किल्ड आर्टिसन वर्क एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसमें क्या होता था, स्किल्ड आर्टिसन मतलब जो ऑलरेडी जिनके पास कुछ स्किल है, उनको पहले से कुछ पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। स्किल्ड आर्टिसन मतलब क्या होता है, द पर्सन हैविंग सम स्किल्स, द पर्सन हैविंग सम नॉलेज, ठीक है। पर्सन हैविंग नॉलेज, ठीक है। तो स्किल्ड आर्टिसन मतलब क्या होता है, पर्सन हैविंग नॉलेज, और वो नॉलेज किसी पर्टिकुलर फील्ड का होता है, और वो ये नॉलेज ऐसे सीख के नहीं आया होता है, वो कोई स्कूल जाकर के ये नॉलेज सीखता है, ठीक है, या किसी से वो नॉलेज वो गेन करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्किल्ड। देखो स्किल का मतलब ये भी होता है कि डेली काम कर कर के वो उस स्किल को डेवलप किया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक जो कारपेंटर होता है, ठीक है। अब कारपेंटर के पास किस चीज़ का स्किल होता है, ऑब्वियसली फर्नीचर बनाने का। तो वो स्किल उसने कैसे मतलब डेवलप किया, वो स्किल उसके पास, उसने वो काम सीखा पहले, कारपेंटर के साथ रह रह के उसने कारपेंट्री का वर्क सीखा, ठीक है। और वर्क सीखने के बाद उसने उस चीज़ का प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद वो इंसान को बोलेंगे स्किल्ड आर्टिसंस, ठीक है। तो कारखाना और वर्कशॉप डेवलप होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे स्किल्ड आर्टिसन काम करते थे, और वो क्या करते थे, कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स मतलब, अब जैसे मान लीजिए फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल इज़ वुड, ओके, वुड और प्लाईवुड, तो उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स क्या होगा, फर्नीचर, टेबल चेयर, राइट, टेबल चेयर अलमीरा एनीथिंग, तो वो सारा फिनिश गुड्स होगा। तो कारखाना और वर्कशॉप में, कारखाना और वर्कशॉप दोनों एक ही मतलब है, छोटा फैक्ट्री होता है उसको कारखाना और वर्कशॉप बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन काम करता था, स्किल्ड आर्टिसन। स्किल्ड आर्टिसन क्या करते थे, ऑब्वियसली जो मिस्त्री हैं, ठीक है, मैकेनिक तो नहीं बोलेंगे, मिस्त्री बोलेंगे, वो लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम, पहले तो अप्रेंटिसशिप सिस्टम का मतलब समझिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है घर में काम सीखना। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम मतलब होता है काम सीखना, काम सीखना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा अप्रेंटिसशिप सिस्टम मतलब होता है काम सीखना किसी के अंडर में। अब फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम मतलब घर से ही काम सीखना। जैसे आपके फादर का फैक्ट्री है जूट का, ठीक है। तो उस वो प्रोसेस क्या है, जूट कैसे बनाया जाता है, मतलब जूट के बैग वगैरह कैसे बनाए जाते हैं जूट से, ठीक है, जूट के अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आप अपने फादर से वो चीज़ सीख लेंगे, तो उसको बोलेंगे फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम, ठीक है। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए और एक इंसान है, उसके फादर जो हैं कैंडल बनाना जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो से मान लीजिए कैंडल बनाना जानते हैं उसके फादर, तो ये जो उसके फादर एक इंसान है, एक बच्चा है छोटा, एक छोटा बच्चा है, उसके फादर कैंडल बनाना जानते हैं, तो ये टैलेंट कैंडल बनाने का वो उनसे सीख लेगा, ठीक है।
तो इसको बोलेंगे हम फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज प्रैक्टिस, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ फॉलो किया जाने लग गया था, ठीक है। सो दैट देयर आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो ये इस केस में यहाँ फादर हैं और यहाँ सन है। अब सन के पास क्या स्किल आ गया, ये फादर वाला स्किल इसके पास आ गया। क्यों? क्योंकि वो फादर से वो चीज़ सीख गया। फादर की जगह मदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर ही होगा। तो फादर से वो स्किल उसने सीखा, और जब वो स्किल वो सीख गया तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। जब वो देखता रहेगा वही चीज़, तो उससे होगा क्या, उससे यही होगा उससे ये होगा कि वो स्किल उसके पास आ जाएगा, सो दैट देयर आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में वो स्किल उसके पास आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम। तो अब देखो, अब हो क्या रहा है, पहले के ज़माने में कैसे इनकम कमाएं, तो कुछ लोग तो एग्रीकल्चर कर लिए, ठीक है, जिसमें 2-3 क्रॉप लोग साल में उगाते थे। कुछ लोग ये वीविंग, डाइंग, ये सब मिट्टी के बर्तन बनाना और क्ले पॉट्स वगैरह बनाना, स्कल्पटिंग, मूर्तिकार और ये सारे काम में पैसा कमाए। कुछ लोग कारखाने से पैसा कमा लिए, उसमें स्किल्ड आर्टिसन भी होते थे जो कि अपना स्किल को यूज़ करके अपना लाइवलीहुड कमा लेते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम फॉलो किया जाने लगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि पिछले टाइम में लोग किस किस मोड से पैसा कमा रहे थे, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वेट। देखिए, इंटरमीडियरीज देखिए, आपके एग्जाम्पल में एक आपके स्क्रीन में एक फ़ोटो बना हुआ है। फ़ोटो में 3 जन हैं, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है आई, ठीक है। कितने जन हैं? 3 जन, ठीक है। अब 3 जन हैं, जो ए है ये बी को जानता नहीं है, ठीक है, और ना ही बी ए को जानता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ए जो है ये सेलर है शुगर का, ठीक है, और बी जो है ये सेलर है, ये ये ए जो है ना ये सेलर है, क्या सेल करता है वो? शुगर, और शुगर को बल्क में सेल करता है, ठीक है। मतलब इसको हम होलसेलर बोल सकते हैं। होलसेलर मतलब पता है ना, जो कि जो बल्क में सामान बेचते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो हाँ, तो देखो, होलसेलर मतलब जो बल्क में सामान बेचते हैं, और बी जो है रिटेलर है, ये छोटे क्वांटिटी में सामान बेचता है। मैं आपको चैप्टर 1 का पहले भी क्लास में बताया था कि जैसे आपको हमको अब जैसे डेली यूज़ के लिए थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि हमको शुगर चाहिए 2 kg, लेकिन जो
होलसेलर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो आइटम होता है। तो अब क्या होगा, देखो ना, बी है ये रिटेलर है, ये हर चीज़ बेचता है, शुगर भी बेचता है, और ये जो है होलसेलर है। लेकिन जो रिटेलर है वो होलसेलर को नहीं जानता है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। ठीक है, वैसा ही होता है जो मैं आपको, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बी है ना, रिटेलर है, अब बी ये होलसेलर को नहीं जानता है, लेकिन इसको क्या करना है, इसको ख़रीदना है शुगर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब इस केस में ना देखिए, इसमें ये जो बी नहीं जानता है ए को, और ए भी बी को नहीं जानता, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन बी रिटेलर है तो इसको चाहिए शुगर। ठीक है, और इसके पास शुगर है, ये शुगर सेल करता है। और ये आई जो है ना, ये दोनों को जानता है, ये बी को भी जानता है, ए को भी जानता है। ठीक है, तो अब बी क्या करेगा, बी जाएगा, टिक 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 टिक, ए के पास जाएगा, सॉरी, हाँ ए के पास उसको जाना है, बट वो ए को जानता नहीं है, तो ये जानता आई को है। तो आई को बोलेगा कि मुझे ना शुगर चाहिए, तुम खरीदवा के दोगे क्या मेरे को। तो आई बोलेगा हाँ मेरे पास तो शुगर नहीं है, लेकिन मैं खरीदवा के दे दूँगा। तो आई क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन ए को भेज देगा। ठीक है, अब आई जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, ए को, और ए से शुगर खरीद के, ए से शुगर खरीद के ये बी को दे देगा। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से बोलता हूँ, बी ए को जानता नहीं, बी जो है ए को जानता नहीं, लेकिन बी जानता है आई को। तब बी किसको बोलेगा, आई को बोलेगा कि मेरे को शुगर खरीदवा दो, खरीद के दे दो, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं शुगर वाले को। तो आई तो ए को जानता है, तो आई क्या करेगा, ए से शुगर खरीद के बी को दे देगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें आई का क्या फ़ायदा, आई को बीच में चाहिए कमीशन। कमीशन, यस कमीशन, कमीशन मतलब वो बीच में कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेट से मान लीजिए शुगर का पर केजी का कॉस्ट है, शुगर का शुगर का पर केजी का कॉस्ट है 30 रुपीज़। ठीक है, तो अब बी आई से डील कर रहा है, तो आई बोलेगा कि मैं तेरा इतना सारा काम क्यों करूं, मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो अब आई क्या करेगा, यही शुगर को 32 रुपीज़ में बी को दे देगा। ठीक है, आई क्या करेगा, ये शुगर को 32 रुपीज़ में दे देगा, इससे 30 में लेगा, इससे जो है 30 में लेगा, और ये शुगर को उसको वो बी को 32 रुपीज़ या 35 रुपीज़ में दे देगा। तो इसमें बीच में 5 रुपीज़ का प्रॉफिट या 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आई का बन गया। ठीक है, पर केजी में। अब जैसे मान लीजिए बी खरीदता है 100 केजी, तो 100 केजी में कितना प्रॉफिट बन गया, 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो इंटरमीडियरी का काम यही होता है, इंटरमीडियरी का काम होता है कि बीच में प्रॉफिट कमाना। इनको हम दलाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम दलाल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम है कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, कमीशन एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कमीशन एजेंट, दलाल और बिचौलिए भी बोलते हैं, कई जगह हिंदी में इसको बिचौलिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनका काम होता है बीच का प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का बेस समझ में आया होगा, आई होप आपको 100%। ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, मैं बताता हूँ कि राइज ऑफ इंटरमीडियरी जो टॉपिक है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, राइज ऑफ इंटरमीडियरी मतलब एक ही टाइप के इंटरमीडियरी नहीं रहते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है,
इसमें देखिए पहला है कमीशन एजेंट्स ब्रोकर्स। देखो वो जो दलाल में बोला, इंटरमीडिएट को ब्रोकर भी बोलते हैं। तो अब क्या होता है, कमीशन एजेंट जिनको कमीशन चाहिए, ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। जो पहला एग्जांपल था ये वही चीज़ था। जैसे ए और बी के बीच में कोई जानकारी नहीं है, ना ए बी को जानता है ना बी ए को जानता है। उन दोनों के बीच में कौन है, आई। ठीक है, तो आई उन दोनों के बीच में प्रॉफिट कमाएगा। दे हेल्प इन एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। मतलब ये अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बात चल रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो वो लोगों आई जो है, जो अपने एग्जाम्पल में आई था, वो क्या हेल्प करेगा, दे हेल्प इन एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ब्रॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया। मतलब वो लोगों क्या होता था, सिल्वर बुलियन मतलब सिल्वर का रॉ फॉर्म, सिल्वर का टुकड़ा, बड़ा बड़ा टुकड़ा। ठीक है, सिल्वर का गोटा टुकड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिल्वर बुलियंस। तो वो लोग एशिया में ये सब चीज़ लाने का काम करते थे। एंड लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। मतलब एशिया तो एक कंटिनेंट है, तो एशिया का कंटिनेंट का एक पार्ट है इंडिया। तो वो लोग क्या करते थे, ट्रेड को बढ़ावा देने में हेल्प करते थे, और इससे कि इंडिया में भी कुछ ट्रेड होता था। और ये कौन करता था ये काम, कमीशन और ब्रोकर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। इंटरमीडिएट मतलब वही दलाल होता है। अब बहुत टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, 5 टाइप्स के, तो उन सब के बारे में हम बढ़ रहे हैं, कैसा कैसा वो लोग प्रॉफिट कमाते थे। तो कमीशन एजेंट ब्रोकर लोग क्या करते थे, ट्रेड को बढ़ावा देते थे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन आता था कहाँ पे, एशिया में, और जिसका लार्ज शेयर आता था इंडिया में, और उसमें वो लोग बीच का प्रॉफिट कमाते थे। सेकेंड नंबर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड। जगत सेठ मतलब क्या होता है, जगत सेठ उस वक्त एक नाम था, वेल्दी पर्सन ही होते थे ये लोग, जगत सेठ। ठीक है, तो दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको हिस्ट्री पता है उनको पता है, एक कंपनी आया था 1600 AD में। ठीक है, बैंकर्स बिगिन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑन फॉरेन ट्रेड। अब देखो पहले के ज़माने में इंडिया के साथ दूसरे कंट्री का, फॉरेन कंट्री का भी ट्रेड होता था, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त वो लोगों ये जो जगत सेठ होते थे ना, मुगल पीरियड के दौरान वो लोगों पैसा कमाते थे। इसके अलावा बैंकर्स, बैंकर्स मतलब जो आज बैंक हैं, वो पहले के ज़माने में भी कुछ अलग अलग नाम से बैंक होते थे। तो वो लोगों भी एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी, मतलब बीच का काम ये लोग भी करते थे, इंटरमीडिएट का काम ये लोग भी करते थे। मतलब पैसा देते थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, लेकिन उसके बदले में वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। कौन, बैंकर्स। ठीक है, और जगत सेठ मतलब जो पहले के टाइम में जो वेल्दी लोग थे मुगल पीरियड में, वो लोगों भी ये काम करते थे। थर्ड है द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एनहांस कमर्शियल एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन और ज़्यादा डेवलप हो गया। इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन को और ज़्यादा प्रमोशन मिल गया, और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, और इससे क्या हुआ, लोन मिलने लग गया। ठीक है, उधार मिलने लग गया, लोन मिलने लग गया, और इससे कारण क्या हो गया, कमर्शियल एक्टिविटी और एनहांस हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी आर रीडिंग, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, किस टाइप से बिजनेस होता था। तो स्टेज बाय स्टेज आप देखेंगे कि डेवलप होगा हर चीज़। ठीक है, इंडिया एन्जॉयड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस कब आता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से। ठीक है, जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो वो होगा अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ज़्यादा इसमें जानने का ज़रूरत नहीं है, खाली बस इतना ही जानो, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होता है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कंट्री में तो वो कंट्री के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो उस वक्त सोचिए उस टाइम में भी इंडिया का पोजीशन अच्छा था, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड मर्चेंट विथ
एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपांसन एंड ग्रोथ। जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे वो भी हेल्प करता था, जिसमें कि सेट वेट लोन होते थे और कुछ पुराना टाइप का बैंक भी होता था। वो किसको हेल्प करता था? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स मतलब जो सामान खरीद के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाते हैं, और मर्चेंट लोगों को भी हेल्प करता था विद एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। मतलब वो उनके बिजनेस में हेल्प करता था फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए। लेटर ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइडेड बोथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक आना शुरू हुए। डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक आने लग गए, जिस कारण से वो लोगों ने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किए। किसको? ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स मतलब जिनका काम होता है खरीद करके बेचना। वो लोग बनाते नहीं है कुछ चीज़, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मान लीजिए वीट से एक जन ने आटा बनाया, तो वो होगा मैन्युफैक्चरर। लेकिन वही आटे को अगर किसी इंसान ने खरीदा और वापस से दूसरे को बेच दिया, तो वो हो जाएगा ट्रेडर। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक किस चीज़ में हेल्प करते थे? बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू ट्रेडर को शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए लोन देते थे, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लोन होता है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक होते थे वो ये टाइप का लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करते थे। क्लियर है? आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। राइज ऑफ इंटरमीडिएट में क्या क्या पार्ट है वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, राइज ऑफ इंटरमीडिएट में ये 5 पॉइंट है। पहला है एजेंट और ब्रोकर का, ठीक है, जो कि होलसेल और रिटेल ट्रेड को करवाने में हेल्प करते थे। दूसरा है जगत सेठ, जो कि थोड़ा फाइनेंस में हेल्प करते थे, और बैंकर भी आ चुके थे। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने लग गया था। क्रेडिट मतलब उधार, और लोन भी मिलना शुरू हो गया था। इंडिया का बैलेंस अच्छा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ज़्यादा था इम्पोर्ट से। फिर इंडिजिनस बैंकिंग शुरू हो गया था। इंडिजिनस बैंकिंग के बारे में हम पिछले बार में पढ़े थे, पिछले क्लास में, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को फ़ायदा होना शुरू हो रहा था। मतलब पैसा का कमी नहीं था। कुल मिलाकर के हमको ये पढ़ के ये पता चल रहा है कि पैसा का कमी नहीं था, पैसा मिल रहा था कहीं ना कहीं से, लोन वगैरह में, ऐसा करके। लेटर ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो यही था आज के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में हम पढ़े। और आज अपन कुछ बिज़नेस के बारे में भी पढ़े कि पहले के ज़माने में लोग कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। हुंडी के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर 1 का। और विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस टूडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए डिलाइटफुल डे। बाय बाय।